नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आज की डेली करंट अफेयर की क्लास में। आज हम कवर करेंगे लेटेस्ट इंपोर्टेंट न्यूज, एमसीक्यू, एग्जाम ओरिएंटेड एनालिसिस। ये सेशन आपके एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और अन्य एग्जाम जो आने वाले हैं उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो सेशन को पूरा देखना, मिस मत करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला सवाल है, आयकर विभाग ने कर साथी नाम से क्या शुरू किया गया है? तो हाल ही में कर साथी नाम से एक आयकर विभाग के द्वारा शुरू की गई एक नई वेबसाइट है। क्या है ये? एक नई वेबसाइट है जिसके जो किसके द्वारा शुरू की गई है? कर साथी नाम से। कर साथी नाम से एक वेबसाइट शुरू की गई है आयकर विभाग के द्वारा। इसका कार्य क्या रहेगा? ये टैक्स से जुड़े सवालों को तुरंत जवाब देने वाले एक एआई चैट बॉक्स है। क्या है ये? एक एआई चैट बॉक्स है जो टैक्स से जुड़े सवालों को तुरंत जवाब देगा। इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो इसका उपयोग आरटीआई बढ़ने में मदद कर सकता है, टैक्स नियम समझने में मदद करेगा, फ्रीक्वेंसी को समाधान करेगा और पूरी टैक्स प्रक्रिया को आसान बनाएगा। तो किसके द्वारा शुरू किया गया है? ये किया गया है आयकर विभाग के द्वारा शुरू किया गया है कर साथी। अगला सवाल है, भारत सरकार ने किस बंदरगाह प्राधिकरण को चैंपियंस प्लेटफॉर्म सेवा देने हेतु समझौता किया है? SAMPANN, चैंपियन प्लेटफॉर्म सेवा देने हेतु समझौता किया है। तो किस बंदरगाह से किया है? ये गोवा और कोचिन बंदरगाह प्राधिकरण के साथ समझौता किया है भारत सरकार के द्वारा। भारत सरकार के दूरसंचार विभाग के मंत्रालय के द्वारा किया गया है ये समझौता, जो कोचिन बंदरगाह और गोवा राज्य सरकार के साथ सिस्टम फॉर अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ पैसन के साथ यह प्लेटफॉर्म सेवा से देने हेतु समझौता किया गया। किसके साथ? गोवा और कोचिन बंदरगाह के साथ। यह समझौता पेंशन प्रक्रिया में डिजिटलीकरण, पारदर्शिता बढ़ाने हेतु और पेंशन भोगियों को प्लेटफॉर्म एज ए सेवा के माध्यम से सीधा भुगतान करने के लिए किया जाएगा। इसका उपयोग कहाँ किया जाएगा? ये है कि जो भी पेंशन भोगी है उनको इस माध्यम से सीधा प्लेटफॉर्म एज ए सेवा के माध्यम से सीधा भुगतान कर दिया जाएगा। तो किसके द्वारा शुरू किया गया है? दूरसंचार विभाग के द्वारा शुरू किया गया है भारत सरकार के। अगला सवाल है, दीनदयाल बंदरगाह किस परियोजना को मंजूरी मिली है? तो दीनदयाल बंदरगाह पर किस परियोजना को मंजूरी मिली है? तो ये मिली है रोड और ओवरब्रिज। ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा। रोड ओवरब्रिज की परियोजना को मंजूरी मिली है दीनदयाल बंदरगाह पर। दीनदयाल बंदरगाह एक गुजरात का एक पोर्ट है जिसे कांडला पोर्ट भी कहा जाता है। उस पर 132.51 करोड़ लाख की लागत से सड़क ओवरब्रिज परियोजना को बनाया जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य है कि बंदरगाह पर भीड़भाड़ को कम करना, माल ढुलाई को निर्बाध बनाना और सागरमाला पहल के तहत लॉजिस्टिक क्षमता को और बढ़ावा देना। इसीलिए सड़क ओवरब्रिज परियोजना की शुरुआत की गई है पंडित दीनदयाल बंदरगाह पर, जो कांडला पोर्ट भी कहा जाता है। ये गुजरात में है और ये केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया जाएगा। अगला सवाल है, उज्जैन में 2028 में होने वाले महाकुंभ के लिए क्या घोषित किया गया है? तो हाल ही में उज्जैन में बाईपास सड़क निर्माण बनाने के लिए घोषित किया गया है महाकुंभ 2028 के लिए। मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के उज्जैन में मुख्यमंत्री है मोहन यादव ने हाल ही में घोषणा की है कि उज्जैन में 700 करोड़ रुपए से अधिक लागत से नई बाईपास योजनाएं बनाई जाएगी, नई बाईपास सड़क बनाई जाएगी। कितने करोड़ रुपए में? 700 करोड़ रुपए से अधिक। अगला सवाल है, मंगोलिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो हाल ही में मंगोलिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं उच्रल न्योम ओसोर। क्या नाम रहेगा? उच्रल न्योम ओसोर नाम रहेगा, जो मंगोलिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं, सबसे युवा। 39 वर्ष के हैं ये और मंगोलिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं इस बार। मंगोलिया की राजधानी के बारे में बात करें तो ये हो जाएगी उलन बतौर। क्या है? उलन बतौर मंगोलिया की नई राजधानी है और इसकी मुद्रा है मंगोलियाई तुगरिक, या इसे कहा जाता है तोंगरोग भी कहा जाता है। याद रखना और इम्पोर्टेंट भी है, आगे आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला सवाल है, विश्व तीरंदाजी पैरा सीरीज में भारत कितने स्वर्ण पदक जीता है? विश्व तीरंदाजी पैरा सीरीज में भारत ने कुल 7 स्वर्ण पदक जीते हैं और टोटल पदक जीते हैं 16।
ये बैंकॉक के थाईलैंड में आयोजित की गई है, अप्रैल में आयोजित की गई थी वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज, जिसमें भारत ने कुल 7 स्वर्ण पदक जीते हैं और टोटल 16 पदक जीते हैं, जिसमें 7 स्वर्ण पदक, 5 रजत पदक और 4 कांस्य पदक भी इसमें शामिल है। प्रमुख स्वर्ण पदक किस किसने जीते हैं? तो पहला जीता है पायल नाग के द्वारा, फिर है शीतल देवी और तीसरा है तोमन कुमार के द्वारा। इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है और भी मिश्रित वर्ग में भी जीता है तोमन कुमार और श्याम सुंदर स्वामी के द्वारा। टोटल मिला के 7 पदक रहे। अगला सवाल है, भारत के मत्स्य पालन क्षेत्र में 2015 से अब तक कितना निवेश हुआ है? तो मत्स्य पालन में अभी तक हुआ था 2015 से लेकर अब तक निवेश हुआ था 39,272 करोड़ रुपए। कितना है? 39,272 करोड़ रुपए का निवेश हो गया है अब तक 2015 से लेकर अभी तक 2026 तक। भारत के मत्स्य पालन क्षेत्र में 2015 से लेकर अब तक विभिन्न योजनाओं के तहत 39,272 करोड़ रुपए से अधिक निवेश किया गया है। इस निवेश का उद्देश्य है कि नीली क्रांति, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना FIDF और PMMKSSY के माध्यम से बुनियादी ढांचे और उत्पादन को बढ़ावा। इस सरकारी निवेश और सुधारकों के परिणाम स्वरूप मछली उत्पादन बढ़कर लगभग 197.75 लाख टन हो गया है। कितना बड़ा है? 197.75 लाख टन हो गया है मछली उत्पादक। और समुद्री खाद्यान्न निर्यात भी दोगुना हो गया है। कितना हुआ? 2 गुना हो गया है। तो अब तक कितना मत्स्य पालन क्षेत्र में सरकार ने अधिक करोड़ रुपए से धन निवेश किया है? ये किया गया है 39,272 करोड़ रुपए से अधिक धन निवेश किया है। अगला सवाल है, रेसी वैन डेर लुसेन किस खेल से संन्यास लिया है? तो ये लिया है क्रिकेट से संन्यास। किससे लिया है? ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। किस? ये दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी है, अनुभवी बल्लेबाज रहे रेसी वैन डेर लुसेंस। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। ये 27 वर्षीय के खिलाड़ी हैं जिसने 2018 में अपना अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू किया था और 146 मैचों में देश का प्रतिनिधित्व किया है और अब इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी गई है। अगला सवाल है, खेलो इंडिया ट्राइब्स गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ है? इसका आयोजन छत्तीसगढ़ में हुआ था और समापन भी छत्तीसगढ़ में ही हुआ है। छत्तीसगढ़ में इसका समापन भी, भव्य समापन भी हो गया है क्योंकि इसका आयोजन 25 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक आयोजित किया गया था खेलो इंडिया ट्राइब्स गेम 2026 का। ये जनजातीय प्रतिभाओं को समर्पित भारत का पहला बहुल राष्ट्रीय खेल आयोजन था। कौन सा था? ये भारत का पहला था राष्ट्रीय बहु खेल आयोजन था जो छत्तीसगढ़ के रायपुर, जगदलपुर, सूरजगुंजा में आयोजित किए गए थे। इसमें 30 राज्यों के लगभग 3700 से प्लस खिलाड़ी ने भाग लिया। इसमें कर्नाटक टॉप पर रहा है, फर्स्ट स्थान पर रहा है, जिसने 23 स्वर्ण पदक जीते हैं। किसने जीते हैं? खेलो इंडिया ट्राइब्स गेम्स में कर्नाटक फर्स्ट स्थान पर रहा है और उन्होंने 23 स्वर्ण पदक जीते हैं। आज का लास्ट सवाल है, INS तारिणी किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है नेवी से संबंधित INS तारिणी। INS तारिणी भारतीय नौसेना का एक स्टील्थ फ्रिगेट है जिसे विशाखापट्टनम में शामिल किया गया है। कहाँ शामिल किया गया है? विशाखापट्टनम में। INS तारिणी के बारे में बात करें तो ये ऐतिहासिक अभियान के बारे में बात करें तो तारिणी ने 1718 में नाविक सागर परिक्रमा के दौरान पहली बार भारतीय महिला चालक दल के साथ दुनिया का चक्कर लगाया था। ये इंपॉर्टेंट है। किसके साथ लगाया था? महिला चालक दल के साथ। अगला है, हालिया इसकी उपलब्धि क्या है? इसकी उपलब्धि है लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना KR और रूपा A ने 2024-25 में इस पर डबल हेडेड 2 सदस्यीय महासागरीय अभियान पूरा किया। किसके द्वारा? लेफ्टिनेंट कमांडर दिलन के और रूपा A के द्वारा डबल हेडेड महासागरीय अभियान पूरा किया था। ये इंपॉर्टेंट है। कौन से 2 लेफ्टिनेंट कमांडर हो जाएंगे? तो ये नाम याद रखना। और इसका नाम क्या किस पर रखा गया है? तो ये ओडिशा के तारा तारिणी मंदिर के नाम पर रखा है। एक ओडिशा में मंदिर है जिसका नाम है तारा तारिणी, उसी मंदिर पर नाम रखा है INS तारिणी।
जो नाविकों की रक्षा के लिए माना जाता है। इसका क्या उद्देश्य है? ये पौध लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और चुनौतीपूर्ण समुद्री एहसास गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इंपॉर्टेंट भी है। तो आईएनएस तारिणी। तो ये थे हमारे आज के मुख्य करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन को ऑन कर लेना, जिससे कि हमारी डेली करंट अफेयर की क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली क्लास में मॉर्निंग सुबह 7 बजे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।